वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज हम करेंगे सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे लीगल फैक्टर हुआ, एनवायरमेंटल हुआ, ये भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन आज के करंट में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सोशल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसमें ये है कि आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, लाइफस्टाइल ट्रेंड कि किस तरह का ट्रेंड है। अगर मैं आउट ऑफ ट्रेंड काम करती हूँ तो भी क्या है, वो जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाएगा। तो यही है कि अगर आप आउट ऑफ ट्रेंड काम करेंगे तो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा और वो आउट ऑफ क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो एक बिजनेस है वो ये देख के चलता है कि सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, इसलिए आपने देखा है कि हर बार क्या होते हैं, अलग अलग तरह के आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं। जैसे सीजन ऑफ डिस्काउंट दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि जो आज आपके पास प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर दें। नहीं तो फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। वो ट्रेंड क्या हो सकता है, आपका आउट ऑफ ट्रेंड हो सकता है। इसी वजह से आपको क्या देते हैं, अलग अलग तरह से ऑफर्स दिए जाते हैं। सेकंड है आपका डेमोग्राफिक्स की बात करें कि हर जो सोसाइटी है उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की एज के ग्रुप रहते हैं, अलग अलग तरह से सेगमेंट बना रखे हैं। तो यही बताया कि अलग अलग तरह के सेगमेंट को ध्यान में रख के ही क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से, ये लगा के चलो कि किसी की नीड को अलग तरह से पूरा कर रहे हैं। तो जैसे बिजनेस है, आप बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए कि बच्चों में किस तरह की वैरायटी होनी चाहिए और किस तरह से उसको सेगमेंट करें। तो यही है कि एज और डेमोग्राफिक्स जो फैक्टर्स हैं वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। अब इसके बाद बात करें कंज्यूमर्स एटीट्यूड और ओपिनियन की, तो क्या है, किसी प्रोडक्ट को लेके कि कंज्यूमर का कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का एटीट्यूड है। तो अगर मान लो रैशनल है, वो रैशनल एक बार बाय कर लेंगे। लेकिन क्या है, अगर फ्यूचर में उनको बेनिफिट नहीं मिलता उस प्रोडक्ट से तो वो क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे आपके प्रोडक्ट को। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का एटीट्यूड किस तरह का है। इसके बाद बात करें कि ब्रांड एंड कंपनी इमेज कैसी है। क्या करते हैं, एक बायर है, आपका फर्स्ट टाइम उसने एक प्रोडक्ट खरीदा। अगर वो प्रोडक्ट उसको ऐसा लगा कि अच्छा है तो वो क्या कर देगा, वो प्रोडक्ट उसके दिमाग में एक छाप छोड़ देगा। यानी कि उस ब्रांड का नाम उसके सिर में क्या ये लगा, वो दिमाग में टैग हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरह का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे यही यूज करना है। तो इसलिए क्या है, वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम एक ही ब्रांड का सामान खरीदेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रांड बना मतलब प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए ताकि आपके जो कंज्यूमर है रिपीट होते रहे, बार बार आते रहे आपके पास। इसके बाद करें कंज्यूमर बाइंग पैटर्न कैसा है, वो खरीदते किस तरह से है, वो खरीदने का पैटर्न क्या रखते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करें एथिक्स और रिलीजियस फैक्टर कि क्या है, सोसाइटी में अलग अलग तरह के रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरह से। तो सभी की क्या है, अलग अलग तरह से क्या है, मोरालिटी है, नॉर्म्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, रीति रिवाज हैं, उनके सबके अलग अलग है। अगर आपका प्रोडक्ट उनके किसी रीति रिवाज के विरोध में जा रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को क्या है, बाय नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो बाय नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी में किसी को वो आपका प्रोडक्ट ऐसा ना फील कराए कि उनके अगेंस्ट है। अब लास्ट में बात करते हैं मीडिया व्यू एंड परसेप्शन की। तो क्या है, जो मीडिया का व्यू है आपके प्रोडक्ट के लिए वो कैसा है। अगर मान लो उसका प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव व्यू है तो वो आपकी एड फ्री में करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई हाँ इस तरह का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, कम प्राइस में आप अच्छी क्वालिटी दे रहा है, और ये है कि इस तरह का प्रोडक्ट और कहीं नहीं है। मतलब ये लगा लो, आपके प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी मीडिया करती है उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और इस तरह की पब्लिसिटी क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि लोग ही तो लोगों को क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराते हैं। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट लेके आई, मेरे को अच्छा लगा तो मैं क्या करूँगी, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करूँगी, हाँ भाई ये जो हमारा प्रोडक्ट है अच्छा है, इसको एक बार यूज़ करके देख, तेरे को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू चेन के अकॉर्डिंग क्या चलती रहती है। ठीक है, मैंने उसको जोड़ा, उसने आगे किसी को जोड़ा, इस तरह से चेन वाइज चेन चलती रहेगी। तो उसको बोलते हैं पब्लिसिटी। जो दूसरे करते हैं परसेप्शन लगा लेते हैं, कुछ परसेप्शन मतलब उम्मीद कि हाँ भाई ऐसा प्रोडक्ट होगा अगर उसने यूज किया है तो।
अब उसके बाद बात करें, इसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसके अंदर आप क्या बताएंगे, ये देखेंगे कि जो कंपनी है या बिजनेस है उसका सोसाइटी के लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको अदा करनी चाहिए। तो देखो, जब बिजनेस किसी चीज में रन करता है, कहाँ करता है वो, सोसाइटी में। जो बिजनेस है सोसाइटी में रन कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज है वो यूज कर रहा है, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो क्या है, सोसाइटी को कुछ दे। देने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा काम करे जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो। जैसे उसको एजुकेशन के से रिलेटेड कोई प्लान या प्रोग्राम चलाए, उनके वेलफेयर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चलाए, तो वो सभी क्या होते हैं, वो देना होता है एक तरह से सोसाइटी को, क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज भी तो यूज कर रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में देना चाहिए। तो ये ही CSR है, वो आपको डिफाइन करता है कि किस तरह की आप चीजें दे सकते हैं, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सभी क्या है, हर कंपनी को करना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि किस किस कंपनी को करना है, तो उसके लिए एक लिमिट डिसाइड कर रखी है, जो लिमिट मैं आगे बताऊंगी आपको। इससे पहले ये बता देती हूँ कि जो ये शेड्यूल है वो किसके अंदर आता है। जो CSR है वो आपका आता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, शेड्यूल 7 में और सेक्शन 135 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट शेड्यूल 7 के अंदर आता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो ये कब आपका लागू हुआ, तो ये आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल 2014 के अंदर। ठीक है, इसको लगाया कि भाई हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CSR अपना प्रिपेयर करे, कमेटी बनाए और क्या करे, लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको देनी चाहिए। तो हमने ये देख लिया भाई कि क्या क्या है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब समझ में आ गया कि सोसाइटी को कुछ देना क्या कहलाएगा, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। किस शेड्यूल के अंदर आता है, कौन से एक्ट में आता है, ये भी हमने कर लिया। अब आते हैं भाई, अब ये बताओ कि किस किस को करना चाहिए। तो कमेटी ये लगा लो, आप कमेटी बना रहे हो तो कमेटी उनके लिए मैंडेटरी है जिसका नेट प्रॉफिट क्या है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी नेटवर्थ है, और टर्नओवर अगर आपकी 1000 से ज़्यादा है, 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको CSR कमेटी बनानी चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करें कि भाई हर किसी को बनानी है, मैं तो होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं क्यों बनाऊँ, तो नहीं भाई, सबके लिए ज़रूरी है। जिसने लिमिट क्रॉस कर रखी है उन सभी के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो होल्डिंग हो, कोई ब्रांच हो, सब्सिडी हो, सभी को क्या है, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए CSR के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ क्या है, अपने जो ये अमाउंट हैं डिसाइड करना चाहिए कहाँ उनको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि ये लिमिट्स हैं, इससे जैसे ही अब हो जाते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी बनाने के बाद अमाउंट को क्या है, डालना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करें कि भाई जो आपने डिसाइड कर लिया कि लिमिट क्रॉस करने के बाद सभी को क्या बनानी पड़ेगी, एक CSR बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। तो कमेटी बना रहे हो तो कमेटी में ये बताया कि आपको एक कमेटी बनानी है पहले तो। दूसरा उसके अंदर क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, और एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप याद रखें कि 3 या 3 से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे, और एक डायरेक्टर एटलीस्ट ऐसा होगा जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके बाद बात करें कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए, तो सबसे पहले ये याद रखो कि आप 2% इन्वेस्ट करेंगे। 2% वो भी किसका, 2% किसका, आप 2% करेंगे प्रीवियस ईयर के, प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कौन सा, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 3 ईयर्स का सम करो, एवरेज निकाल लो, देन आप क्या करो, 2% निकाल लो। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आई कि अमाउंट कैसे डिसाइड करोगे। आप क्या करो, पिछले 3 सालों का उठाओ प्रॉफिट,
1 2 3 उठाने के बाद उनका सम अप करो, एवरेज निकाल लो। देन एवरेज निकालने के बाद आप क्या करो, उसका 2% डिसाइड करो कि हाँ भाई ये CSR की अमाउंट है, आप इसको क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर मैंने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट निकालने के बाद अब मुझे करना क्या है, तो आप ये याद रखो, अगर आप उसको इन्वेस्ट करना है, आप पहली बात तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो, अगर आप नहीं कर पाते तो आपको इसकी क्या एक रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, रीज़न डालना पड़ेगा, भाई इस वजह से मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो ये आपको क्या है, मैंडेटरी है भाई, अगर आप नहीं कर पाते तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको यही करना है कि जो अमाउंट है जो डिसाइड की गई है कमेटी के द्वारा, उसको आप क्या कर दें, टाइमली स्पेंड कर दें। अगर आप स्पेंड नहीं कर पाते तो आपकी उसको रिपोर्ट देनी चाहिए। इसके बाद बात करें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड हो। जैसे आप एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं, इसी तरह एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ तक कि सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे शांति निहार आंवला है जो वो करता है ना ऐड, किसके लिए करता है, वो कहता है एजुकेशन से रिलेटेड हम फंड कर रहे हैं भाई, फंडिंग कर रहे हैं कहाँ, एजुकेशन में, तो वो यही CSR के अकॉर्डिंग ही फंडिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये किसने डिसाइड करा कि जो ये CSR है वो हमें लेना चाहिए। तो एक सचार कमेटी है, उसने रिपोर्ट बनाई, ये कहा भाई सोसाइटी से सब ले रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी सेक्टर की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ दें। अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे तो क्या है, वो गलत है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट के आगे प्रस्ताव रखा कि भाई इस तरह की हमें चीज लेके आनी चाहिए कि जितनी भी चीजें वो ले रहे हैं तो रिटर्न तो दें, एटलीस्ट सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर का काम करें। तो इसी वजह से CSR आया था। ठीक है, अब मेरे को बताना है, आपको याद होगा कब आया था, ये याद रखना भाई, 1 अप्रैल 2014। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन और देख लेते हैं। तो इसमें यही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा हमने कि क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, वो एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, किस एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद बात कर कि कौन कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि किन किन लोगों को उसके अंदर डालेंगे, वो डिसाइड किया गया कि भाई इतने लोग होंगे, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है,